एक व्यक्ति की दरिंदगी इस कदर घर कर गई थी कि वह व्यक्ति, कोई भी छोटा मोटा आदमी या कोई भी हो, अगर वह सिगरेट पीता, दारू पीता या फिर कोई नशा करता और उसके सामने करता और वो मना करता, तो सामने वाला व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी उसका जवाब देता तो वह उसका कत्ल कर दिया करता था। एक दिन एक पिता अपने बेटी के रिश्ते में था, अपनी बेटी के साथ गलत काम करता था। इसकी जानकारी उसके एक दोस्त को हो जाती है। जब इसकी जानकारी उसके दोस्त को हो जाती है तो उसका दोस्त उस लड़की के पिता को समझाने की कोशिश करता है। वह बताता है कि यह गलत काम है, बेटी और पिता का रिश्ता काफ़ी अनमोल होता है, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सामने वाला बेटी का पिता होता है वह मानने को तैयार नहीं था, वह बेटी के रिश्ते में बना रहा। एक दिन उसकी पुलिस को लाश मिलती है। हाथ कटे हुए थे, पैर कटे हुए थे, सिर का तो पता ही नहीं था। अब पुलिस जब कातिल को पकड़ती है तो कातिल जो खुलासा करता है वह बताता है कि यह व्यक्ति जिसको मैंने मारा है, इसने अपने बेटी के साथ दुष्कर्म किया है, गलत रिश्ते में था, इसलिए मैंने इसको मारा। तो जब यह बात लोग सुनते हैं तो वह कहते हैं कि वाकई में इस व्यक्ति ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जो भी व्यक्ति अपनी बेटी, अपनी बहन के साथ इस तरह का दुष्कर्म करता है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन बाकी जो उसने 7 कत्ल किए थे एक के बाद एक, उनका क्या गुनाह था? यह तो इसने गलत किया था। पुलिस को एक लेटर भी मिलता है। लेटर में धमकियां रहती हैं, कई भद्दी भद्दी गालियां रहती हैं, चैलेंज रहता है कि दम हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय, आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। आज की कहानी जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना दिल्ली की है। दिल्ली के हरिनगर इलाके में एक पुलिस स्टेशन पड़ता है। उस पुलिस स्टेशन में 20 अक्टूबर 2006 को सुबह सुबह पुलिस को एक व्यक्ति फोन कर सूचना देता है कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस उस फोन को हल्के में लेती है। पुलिस वाला सामने वाले व्यक्ति को कुछ उल्टा सीधा कहता है, इससे पहले कि सामने वाला व्यक्ति भी बहुत कुछ सुनाता है और फोन कट कर देता है। पुलिस इसको हल्के में लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी थाने में एक बड़े अधिकारी आते हैं। जब वो उस अधिकारी को यह बात बताई जाती है कि एक फोन आया था जिसमें एक व्यक्ति धमकी दे रहा था और गेट नंबर 3 तिहाड़ के पास सामने एक लाश की बात कर रहा था। अधिकारी जो समझदार थे काफी, वो इस बात को गंभीरता से लेते हुए तिहाड़ गेट नंबर 3 के पास जाते हैं तो देखते हैं सामने एक टोकरी रखी हुई है जहाँ कुछ मक्खियां भिनभिना रही थी। अब उस टोकरी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि टोकरी के ऊपर कुछ सब्जी वाली जो टोकरी होती है जिसमें सब्जी वगैरह बेचा करते हैं, वैसे ही एक टोकरी थी। कुछ कपड़े रखे हुए हैं, कुछ पोटली रखी हुई थी। जब पुलिस उस पोटली को हटाती है तो देखती है कि नीचे एक लेटर रखा हुआ है। पुलिस उस लेटर को पढ़ती है और जब पोटली को खोलने की कोशिश पुलिस करती है तो उसमें से काफी दुर्गंध आती है। किसी के मदद से पोटली को खोला जाता है तो देखती है पुलिस कि उस पोटली के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में इंसान की बॉडी पड़ी हुई है, सर का पता ही नहीं है। अब पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, उसकी शिनाख्त करती है, लेकिन जो सर होता है वह गायब रहता है, उसकी जान जो पहचान है वो हो नहीं पाती है। अब पुलिस उसकी जो व्यक्ति फोन किया रहता है पीसीओ से, अब वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि वह पीसीओ का फोन है, पीसीओ से ही फोन आया था। पुलिस उस व्यक्ति से स्केच बनवाती है, कुछ फोटोज दिखाती है, लेकिन वह व्यक्ति उस व्यक्ति को पहचाने से इनकार कर देता है। दरअसल वह व्यक्ति फोन कर चला जाता है और पीसीओ वाला कहता है कि हमारे यहाँ दिन भर में कई व्यक्ति आते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। अब पुलिस के सामने एक नया केस था। पुलिस अभी इस केस की जांच पड़ताल कर ही रही थी कि 25 अप्रैल 2007 के दिन एक और लाश मिलती है तिहाड़ के गेट नंबर 3 पर, जिसकी सर जो है धड़ से अलग था। पुलिस अब इसकी भी जांच करने लगती है। अभी 1 महीना हुआ था, दूसरी लाश मिली है, पहले की अभी जांच जारी थी। तभी 28 मई 2007 को एक और लाश मिलती है उसी गेट पर। अब पुलिस हैरान रह जाती है कि आखिर कौन है जो बार बार फोन करता है, धमकियां देता है, पुलिस को चैलेंज करता है, गालियां देता है और कहता है कि दम हो तो पकड़ लो। अब पुलिस परेशान रहती है। वह व्यक्ति आखिरी बार जब फोन करता है तो एक पुलिस को एक बात कहता है कि पहले तो मैंने बिना कुछ किए ही सजा पाई है, लेकिन अब मैं कत्ल पे कत्ल कर रहा हूं और उन लोगों को उनकी गुनाहों का सजा दे रहा हूं। अब दम है तो तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ।
अब पुलिस इसके आधार पर पुराने रिकॉर्ड को शक के बुनियाद पर कि हो सकता है कोई पुराना अपराधी तो नहीं है, अब पुलिस उसकी कही हुई बातों को लेकर पुराने रिकॉर्ड को खंगालती है। जब पुलिस पुराने रिकॉर्ड को खंगालती है तो पुलिस को याद आता है कि सन 1998 में एक हत्या हुई थी, मंगल पांडे उर्फ औरंगजेब की हत्या। वह हत्या कुछ इसी तरह से हुई थी, हो सकता है कहीं वही व्यक्ति तो नहीं है। अब उसमें एक आदमी पकड़ा गया था औरंगजेब के कत्ल के आरोप में। वह व्यक्ति 2002 में छूट जाता है। तभी जो पुलिस होती है उसके पीछे मुखबिर लगाती है, उस आदमी को तलाश करती है। पुलिस उसके पास पहुंचती है और उसके जब कमरे में जाती है तो पता चलता है कि कमरे के अंदर एक उसे चाकू दिखाई देता है, धारदार बड़ा सा चाकू रहता है, उस पर कुछ खून लगे रहते हैं। अब पुलिस उस चाकू पे लगे हुए खून को आखिरी बार जो तीसरी लाश मिली थी उस लाश से उसका डीएनए सैंपल जो भी होता है मैच कराती है, तो मैच सैंपल जो है मैच कर जाता है। अब पुलिस जो लेटर मिला था उस लेटर पे जो कुछ लिखा था ठीक उसी तरह उससे राइटिंग करवाती है, लिखवाती है उस कातिल से, लेटर भी मैच कर जाता है। अब पुलिस कंफर्म थी लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से कंफर्म होना चाहती थी। फोन कराती है और फोन की जो आवाज़ थी जिस व्यक्ति ने सुनी थी, जिस पुलिस वाले ने सुनी थी, उसको बुलाया जाता है। वह सुनता है और बताता है कि साहब यही आवाज़ है। अब उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। दरअसल कहानी और आगे बढ़ाएं, काफ़ी लोग उत्सुक होंगे कि आखिर वह व्यक्ति था कौन, रहने वाला कहाँ का था। दरअसल उसका नाम चंद्रकांत झा रहता है और वह बिहार का रहने वाला होता है। चंद्रकांत झा बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर था, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। अब एक दिन वह अपने स्कूल में ही झगड़े कर लेता है। जब स्कूल में झगड़े करता है तो उसके जो मास्टर साहब रहते हैं उसको काफ़ी पीटते हैं। पीटने के बाद उसको घर भेज देते हैं। घर भेजने के बाद उसके पिताजी उसकी कुछ ही दिनों बाद शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद जो उसकी पत्नी होती है वह कुछ ही दिनों बाद वह छोड़कर चली जाती है। दरअसल जो चंद्रकांत झा रहता है वह दिमाग का चिड़चिड़ा रहता है। उसकी जो माता रहती हैं वह पेशे से शिक्षक रहती हैं और पिता सिंचाई विभाग में काम करते थे। दोनों लोग आपस में कभी ना कभी लड़ा करते थे, उन लड़ाइयों से वह परेशान रहता था। अब उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। पिताजी जब उसकी शादी कर देते हैं तो कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी छोड़कर उसे भाग जाती है। फिर पिताजी उसकी दूसरी शादी करते हैं। दूसरी शादी करते हैं तो कुछ दिनों बाद, यानी कि कई साल बाद, 5 से 7 सालों के अंदर उसके 3 से 4 लड़के हो जाते हैं। अब उन लड़कों को लेकर वह दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाने के बाद वह आज़ाद नगर में एक कमरा लेता है और वहीं वह रहने लगता है। अब वह नौकरी की तलाश करता है लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि वह अनपढ़ था। अनपढ़ लोगों को शहर में नौकरी अच्छी तो नहीं मिलती, थोड़े बहुत जो लेबर वगैरह के काम होते हैं वो मिल जाते हैं, बाकी किस्मत की बात है। अब वह व्यक्ति ठेला चलाने लगता है। एक दिन ठेला चलाते हुए सब्जी मंडी जाता है तो सब्जी मंडी में आज़ाद नगर में एक व्यक्ति रहता है, मंगल पंडित उर्फ औरंगजेब। वह वहाँ वसूली किया करता था। अब वसूली इस तरह की करता था कि जो कोई भी वसूली अगर 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये भी नहीं देता तो उसको वह दौड़ा दौड़ा कर मारता भी था। उसकी गुंडागर्दी उस समय चरम सीमा पर थी। अब जब एक दिन वह दोबारा से उस सब्जी मंडी में जाता है तो वह मंगल पंडित को देखता है कि वह एक बिहारी लड़का रहता है, उसको वह पीट रहा होता है। वह जब उसे बचाने की कोशिश करता है तो मंगल पंडित कहता है कि अरे वाह, तुम बड़े इसकी हिमायती बन रहे हो, लगता है तुम इसके भाई हो क्या। इस बात पर वह जो चंद्रकांत झा होता है उसको भी पीटता है, इतना मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। वह जब घर जाता है तो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। एक दिन फिर वह जब अपनी पत्नी के साथ उस सब्जी मंडी में किसी काम से गया होता है, सब्जी वगैरह लेने या किसी भी काम से, तो पत्नी भी उसके साथ रहती है। उसी समय मंगल पंडित फिर इसी तरह का वसूली कर रहा था। अब चंद्रकांत झा को बर्दाश्त नहीं होता है, वह चाकू निकालता है और उससे जो मंगल पंडित होता है उसको एक के बाद एक कई वार कर देता है। अब मंगल पंडित जो होता है वह घायल हो जाता है। अब इस जुर्म में पत्नी समेत जो उसका पति होता है चंद्रकांत झा, दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। कुछ दिनों बाद तो वह छूट कर आ जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन वह मंगल पांडे को अपने घर बुलाता है। जब वह छूट के आता है तो उससे पहले वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों को
कहीं दूर भेज देता है जहाँ उनका अता पता नहीं चलता है। अब वह एक दिन अपने घर पर मंगल पांडे को किसी बहाने से बुलाता है, सॉरी मंगल पंडित को किसी बहाने से बुलाता है। बहाने से बुलाने के बाद उसे खाना खिलाता है और जब वो खाना खाने लगता है तो वह मंगल पांडे का कत्ल कर देता है। मंगल पांडे का कत्ल करने के बाद वह उसे बोटी बोटी काट देता है। अब जब बोटी बोटी काट देता है तो उसकी लाश को ले जाकर वहीं तिहाड़ जेल में फेंक देता है और उसका जो सर होता है उसको ले जाकर यमुना नदी में फेंक देता है। अब बात जब आगे बढ़ती है, दूसरा कत्ल जो होता है वह एक व्यक्ति रहता है, उसको वह नौकरी दिलाता है। वह हमेशा जो भी गरीब व्यक्ति था उसकी मदद करता था, उनको नौकरी वगैरह या कुछ पैसे दिया करता था। दूसरा व्यक्ति को नौकरी दिलाता है, वह बैठकर दारू पी रहा था, शराब पी रहा था। अब उसको जब वह मना करता है तो वह कहता है कि मैं अपने पैसे से पी रहा हूँ, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। इस बात पर वह गुस्सा होकर उस व्यक्ति को बुरी तरह से काटता है, उसका सर भी यमुना नदी में ले जाकर फेंक देता है और उसकी लाशों को ले जाकर इधर उधर फेंक दिया करता था। फिर एक दिन व्यक्ति को वह नौकरी लगवाता है। वह व्यक्ति एक दिन बैठकर शराब पी रहा होता है। जब चंद्रकांत झा उसके पास जाता है, उससे बातचीत करने लगता है तो वह व्यक्ति दारू के नशे में उससे कुछ कहने लगता है। चंद्रकांत झा उसे मना करता है, यह दारू पीना गलत बात है, दारू पीकर तुम घर जाओगे, बेटी बच्चों को मारोगे, और भी कई तरह की वह बातें करता है। तभी जो सामने वाला व्यक्ति होता है जिसको चंद्रकांत झा ने खुद नौकरी लगवाई थी, उस व्यक्ति में गुस्सा आ जाता है और वह उसको उल्टा सीधा बातें करने लगता है, बोलने लगता है, अपशब्द कहने लगता है। तभी चंद्रकांत झा, यह घटना है 2003 की, 2003 में जब वह इस व्यक्ति की कत्ल करता है, बुरी तरह से उसको, उसका जो हाथ होता है, पैर होता है, काट देता है, छोटे छोटे टुकड़े कर तिहाड़ के पास फेंकता है और जो गला होता है उसको यमुना नदी में फेंक देता है। नवंबर 2003 में एक व्यक्ति उसके साथ वह बैठकर बातें कर रहा था, वह उसके साथ कुछ ऐसी बात थी जो वह चंद्रकांत झा जानना चाहता था और वह झूठ बोल रहा था। उस व्यक्ति को अपने घर ले जाता है और उसकी बोटी बोटी काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर उसको तिहाड़ जेल के सामने फेंक देता है और उसका जो सर होता है उसको यमुना नदी में फेंक देता है। अब एक उसका और भी दोस्त रहता है जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया करता था, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया करता था। जब जो चंद्रकांत होता है वह इसका विरोध करता है तो वह कहता है कि इसमें उसको मजा आता है। फिर एक दिन चंद्रकांत झा उसको अपने घर ले जाता है और जैसे दूसरों के साथ करता था वैसे ही इसके साथ भी करता है। पहले तो खाना बनाता है, उसको खाना खिलाता है और उसको टुकड़ों में काट कर फिर वही तिहाड़ के पास ही फेंक देता है और उसका जो गला होता है, जो सर होता है, उसको फिर यमुना नदी में फेंक देता है। अब एक दिन दरअसल जो तीसरा व्यक्ति होता है उसका नाम अनिल मंडल रहता है। चंद्र ने उसको काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रकांत के समझाने के बाद भी वह नहीं समझता, इसलिए चंद्रकांत ने उसकी हत्या कर दी। अब 2007 में एक व्यक्ति रहता है दिलीप, वह मीट खाता था और चंद्रकांत झा उसको समझाता है कि मीट खाना गलत है। दरअसल जो दिलीप रहता है वह कभी अलग अलग जानवरों का मीट खाता था। वह कहता है कि यह गलत काम है, इससे कई बीमारियां फैलती हैं, कई तरह के दिक्कतें आती हैं। लेकिन वह कहता है कि तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद समझ सकता हूँ। इस पर उस दिलीप को घर ले जाकर किसी बहाने से उसका भी वही हाल करता है जो सबका करता था, गला काट कर यमुना नदी में फेंक देता है। बाकी जो उसके हाथ थे, पैर थे, उसको आसपास के इलाकों में फेंक दिया करता था। अब एक दिन एक व्यक्ति का कत्ल कर उसने उपेंद्र का कत्ल करके उसने तिहाड़ के पास फेंका और पुलिस को फोन किया और कहा कि अगर दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, मैंने पहले तो जो सजा काटी है वह मैं बेगुनाह था, इसलिए मैंने काटी है, अब मैं गुनाहगारों को सजा दे रहा हूँ, अब तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ। और भद्दी भद्दी गालियां भी देता है, कई सारी बातें भी लिखता है और कहता है मैं तुम्हारा जीजा, मैं तुम्हारा पिता बोल रहा हूँ, सीसी करके नीचे लिखा रहता है। अब पुलिस पुराने रिकॉर्ड तलाशती है, खंगालती है, तो उस जो मंगल पंडित होता है उसके कत्ल के जुर्म में जो व्यक्ति जेल में बंद था, पुलिस सोचती कि हो सकता है वही व्यक्ति रहा हो। अब उसको गिरफ्तार करके लाती है। तो जो
उस समय अधिकारी रहते हैं जिन्होंने गिरफ्तार किया था, सुरेंद्र सिंह यादव रहते हैं, उन्होंने उसको पकड़ा था। और जब उन्होंने उसको पकड़ा तो चंद्रकांत झा ने कहा, साहब मुझे मारना नहीं, मुझे हाथ मत लगाइएगा, जो आप पूछना चाहते हैं मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। इस जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी, जो जांच पड़ताल कर रही थी, जो कातिल को पकड़ रही थी, आदमी की चंद्रकांत झा को जो टीम पकड़ती है, उसमें सुंदर सिंह यादव जी रहते हैं, जो अधिकारी रहते हैं, उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा एसटीएफ का गठन भी किया जाता है और उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है। उनके साथ एक पत्रकार होता है, वो पत्रकार पूछता है जब चंद्रकांत झा से कि आपने 7 कत्ल किए हैं, तभी वह जो सामने वाला व्यक्ति होता है, जो अपराधी होता है, वह कहता है, चंद्रकांत झा, कि तुम्हें तो याद भी है कि मैंने 7 कत्ल किए हैं, मुझे तो यह भी नहीं याद कि मैंने कत्ल कितने किए हैं। यह सुनते ही जो पुलिस वाले रहते हैं और आसपास के लोग रहते हैं और जो पत्रकार रहता है, वह हैरान रह जाता है। दरअसल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से जब यह खबर लोगों में फैलती है तो कुछ लोग इसको 30 कत्ल बताते हैं, कुछ लोग 40 कत्ल बताते हैं, कुछ लोग 50 कत्ल बताते हैं। जिसको जितना आता था वह उतना अपने मन से ही बताने लगता था, लेकिन जो सबूत थे वह मात्र 7 कत्ल थे। आखिरी में जो उसने 3 कत्ल किए थे, वह जो मई में पहला कत्ल था 2006 में अनिल मंडल, अप्रैल 2007 उपेंद्र, 18 अक्टूबर 2007 को दिलीप का उसने कत्ल किया था। या जो उसके आखिरी कत्ल थे उनके नाम थे, आखिरी जो सब पुलिस को मिले थे उनके नाम थे। दरअसल गुनाह कई तरह के होते हैं, अपराधी तो अपराधी होता है, चाहे वह अच्छे कामों के लिए गुनाह करे या फिर गलत कार्यों के लिए किसी का कत्ल कर दे, हत्या कर दे, किसी के साथ दुष्कर्म कर दे। दरअसल आज की कहानी, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना था, सावधान करना था, किसी को परेशान करना या हैरान करना नहीं है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है और आज फरमाइश भी थी कि कुछ अलग तरह की कहानी लाइए। पुरानी कहानियां जो भी आप ला रहे हैं, सुन सुनकर प्रेम संबंधों की कहानी हम थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं, इसलिए आज फरमाइश पे मैंने आपकी कहानी को लाया है। और सुबोध कुमार जी हैं सिलीगुड़ी से, अब्दुल्ला भाई हैं, सोहन लाल सेठिया हैं राजस्थान से, रितु रानी जी हैं, राजकुमार जी हैं बिहार से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।